तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, इसका अपने को एक रीज़न पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई सी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक ही काम होता है और वो काम होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का और इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट से, साइट मतलब जगह से, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन रिच साइट से कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, है ना। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहां से उस तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक टारगेट क्या है? दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है और कहां पर ज़्यादा है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट यह है कि वाई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में तो बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। तो प्रेरण प्रभाव अपन लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये अपने को एक बार समझना है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, तो धीरे बोलो, ऐसे क्लास से पहले जोर से बोला करो, चीखा करो, बिल्कुल जोर जोर से, पूरा ताकत लगा दिया करो खुद की। जैसे ही क्लास चालू हो चुप हो जाएगा। जैसे अपने पास में वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के फीचर्स होते हैं। इस क्लास के कुछ फीचर्स हैं कि जब तक क्लास चालू नहीं होगी क्लास चिल्लाएगी जबरदस्त तरीके से, जैसे ही चालू होगी चुप हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच साइड से, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। और हर एक चीज का फ्लो ऐसे ही होता है। जैसे भी मैं क्लास, आप लोग मतलब क्लास में मैं आप लोग को टीच कर रहा हूं, तो नॉलेज का फ्लो हो रहा है आप लोगों से मेरी तरफ हो रहा है ना, क्योंकि आप लोगों के पास में आप इतने सारे हो तो ज्यादा होगी ना नॉलेज, तो फ्लो जो है आपसे मेरी तरफ हो रहा है। खैर, वाई इंडक्टिव इफेक्ट उन क्यों पढ़ रहे हैं इसको देखिए एक बार आप लोग। वाई इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं, दैट्स व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, NH3 प्लस HCl, है ना। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है NH4Cl, मतलब NH4 प्लस और Cl माइनस। बात क्लियर है? अब ये प्रोडक्ट कैसे बना ये बात समझ लेते हैं एक बार। HCl दिख रहा है सभी को? इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा इसमें? Cl। तो यहां कौन सा चार्ज आया, यहां कौन सा चार्ज आया? आपने ये बता दिया कि HCl का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि क्लोरीन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और ये आपके पास में अमोनिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास में है? और नाइट्रोजन ऑब्वियस सी बात है आसपास के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है ना। तो हुआ क्या बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से हम फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो होंगे तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नहीं हुआ? बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स के बीच में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या रिलीज होता है?
एनर्जी रिलीज होती है। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, क्यों बना? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के बीच में क्या बना? बॉन्ड। उस बॉन्ड से क्या रिलीज हुई? एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया, Cl माइनस हट गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। क्या क्या बन गया उससे? NH4 प्लस और Cl माइनस। बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% रिएक्शन यही होती है। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कितनी परसेंट रिएक्शन? कौन सी दिखेगी आपको? तो इस रिएक्शन को करवाने से पहले हमने दो चीजें आइडेंटिफाई करी है। एक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट कौन सी है। तो ये जो साइट है, ये मेरे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहां इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। और यहां पर ये जो है वो थी इलेक्ट्रॉन रिच साइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच साइड से। उससे आपके पास में क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी टारगेट कहीं ना कहीं यही है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और कहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। एक और रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में NaOH। NaOH का मतलब Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3Cl से। इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे इसको। अब NaOH तो हमारे पास में एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो कौन है? Na प्लस, और एक कौन है? OH माइनस। जबकि CH3Cl किस टाइप का कंपाउंड है? कोवेलेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इसमें से? Cl खींचेगा। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? यहां पर कौन सा आएगा? ये कौन सी साइट हो गई? इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है? तो ये क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कौन बाहर आ जाएगा? Cl माइनस। किससे कंबाइन करेगा? क्या क्या बनेगा वहां से? CH3OH प्लस NaCl। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से या इंडक्टिव इफेक्ट से अपन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किस तरफ हो रखी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से आपको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट कौन सी है। अब की बार जो आप लोगों का टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पुराने टेस्ट पेपर से बाहर से आएगा, ठीक है ना। तो आप ये कोशिश करें कम से कम कि अब की बार तो पूरे में से पूरे ले आए। एवरीथिंग वॉट एवर जो भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो क्वेश्चन पहले से पूछे हुए हैं। वेदर इट इज केमिकल बॉन्डिंग, वेदर इट इज पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन वही आएगा जो पहले पूछा जा चुका है आपसे। अभी भी कई लोग तो कह रहे हैं वो पेपर तो रास्ते में नमकीन खा लिए थे, उस पर तो पेपर ही नहीं है हमारे पास तो। हाँ ऐसे भी कई लोग होंगे ना। और टेस्ट पेपर दिया तो था आपने, एक दिन बारिश हो गई हमने नाव बना दी उसकी। हाँ? बहुत सारे कर्म कांड हो रहे हैं पेपर के साथ। चलिए
तो अब लिखिए आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट। आपने भी देखा कि रिसेंटली एक योगा टीचर को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। हाँ, नहीं देखा? स्वामी शिवानंद हैं, ही वॉज बॉर्न इन बांग्लादेश। जहाँ पर वो बॉर्न हुए वो हिस्सा आज बांग्लादेश में है। सिलहट उस जगह का नाम है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1896, 8 अगस्त 1896। तो अभी उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अभी उनकी एज 125 ईयर्स है एंड ही इज ए योगा टीचर। नॉर्मली क्या होता है कि 90 साल की उम्र में, या आजकल तो 60 साल की उम्र में, इवन आजकल तो 35 साल की उम्र में ही इंसान के सेंसेस खत्म हो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट ही इज ऑफ 125 ईयर्स। और उसके बाद भी उनको पूरा सेंस है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया हूँ। आप देख रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि दैट पर्सन, उस इंसान को पद्मश्री दिया जाना चाहिए। ऐसे इंसान अपने आप में पद्मश्री है। 125 ईयर्स। और उनका ये कहना है कि मैंने ज़िंदगी में किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखी, सबका भला किया लेकिन उम्मीद किससे नहीं करी। और हर दिन सुबह उठ के योगा किया है, और कभी अपने खाने में तेल नहीं खाया है, और हमेशा बॉइल्ड फूड खाया है। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू लिव 125 ईयर्स। नेवर एवर एवर ऑयल, कभी नहीं, तेल नहीं। अभी भी अगर किसी की जेब में कचौरी रखी हो तो बाहर फेंक दो, है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू इन एडवाइस। पड़ी है किसी के पास में गलती से, या मतलब टिफिन में आ गई हो, कोई समोसा रख दिया हो घर वालों ने, जो अपने जो वेजिटेबल ऑयल्स है उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। ओमेगा 6 होता है उसमें, एंड दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन बॉडी। पुअर मेमोरी के लिए भी जिम्मेदार होता है वो। इन्फ्लामेशन भी उससे होता है, हार्ट डिजीज भी उससे होती है। और अगर कंसिस्टेंट इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो इट बिकम्स एन मैलिग्नेंसी एट द एंड। 125 ईयर्स। क्या ये अपने आप में, मतलब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस होनी चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए। क्या 125 साल जीना कोई छोटा अचीवमेंट है? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कई बार आपको ज़िंदगी जो है वो आपके एफर्ट का रिजल्ट इस उम्र में आके देती है। लेकिन इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिंदा रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उसमें से एक रूल ये है कि आप सबकी हेल्प करिए, लेकिन किसी से उम्मीद मत करिए। और कुछ बेसिक रूल्स हैं कि हम सुबह उठ के योगा करते हैं और ऑयली फूड नहीं खाते हैं, सिर्फ बॉइल्ड फूड खाते हैं। सो इट मेक्स यू वेरी एफिशिएंट पर्सन। मतलब पहली बार मैंने किसी इंसान के पद्मश्री वीडियो को 4 बार देखा, और मुझे हर बार ये फील हुआ कि नहीं यार, दिस पर्सन डिजर्व्स मोर देन दिस। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में। अब दिक्कत क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इस दुनिया का सबसे बुढ़ा इंसान कौन सा है, तो उम्र लिखी आएगी 116 ईयर्स। क्योंकि जो शिवानंद जी है, इनके पास में डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आधार कार्ड बनना तो अब चालू है भारत में। आप लोग को लग रहा होगा 125 साल के प्रूफ कहाँ पे है, तो प्रूफ बनते ही नहीं थे पहले, पर उनको सब पता है। तो इज ऑफ 125 ईयर्स। इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहली बात हमने इसमें क्या बोली थी? यस, परमानेंट शिफ्टिंग होती है इसमें। मैंने आपको शिफ्टिंग में, ट्रांसफर में और डीलोकलाइजेशन में डिफरेंस बताया था।
परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, यस, किसकी वजह से? विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, बट ये कैसा है? परमानेंट है। जब तक आपके पास मॉलिक्यूल है तब तक ये चीज काम करती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 Cl। यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो इलेक्ट्रॉन किस तरह शिफ्ट रहेंगे? कौन सा चार्ज आएगा? यहां पर। तो ये शिफ्टिंग कैसी रहेगी? हमेशा जब तक इससे Cl कनेक्ट रहेगा ये शिफ्टिंग हमेशा यहां पर रहेगी, है ना। सो इट इज द परमानेंट शिफ्टिंग, इट इज परमानेंट शिफ्टिंग। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है टोलुइन है ये, इसमें जो ऊपर वाला कार्बन है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? और नीचे वाले का sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? और sp2 वाले केस में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किस तरफ होगी? ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ शिफ्टिंग होगी। तो नीचे शिफ्टिंग अगर होगी तो उस बेंजीन जो है उसका इफेक्ट हम लोग कौन सा बोलेंगे? -I। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका कौन सा हो जाएगा? +I। इस पार्ट का हो जाएगा +I। हालांकि यहां पर दोनों कार्बन ही थे, लेकिन दोनों कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था? डिफरेंट था। तो उसकी वजह से क्या डिफरेंट थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी का मैं -I बोल रहा हूं तो उसके साथ में किसी ना किसी का क्या होगा? +I। जैसे आपने सुना होगा अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ये फिक्स है। मतलब -I अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता और +I भी नहीं कर सकता। ये sp3 है मतलब 2.50 और ये कार्बन 2.75। तो इस पूरी रिंग का जो है वो हो गया हमारे पास में -I और इसका हो गया +I। ठीक है। अगर यहां पर हम लोग मार्किंग कर देते हैं, ये पार्ट Y है और ये पार्ट X है, तो कौन से पार्ट का +I होगा, कौन से पार्ट का -I होगा? -I मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचना।
और प्लस आई का मतलब रिलीज करना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन खींचेगा इसमें से? एक्स वाला पार्ट। एक्स वाला पार्ट खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा इसका? माइनस आई। इसका कौन सा आएगा? प्लस आई। क्यों खींच रहा है ये? क्योंकि इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? sp। इसका क्या है? sp3। sp का मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी? 3.25। और sp3 का मतलब 2.50। ऐसे मान लीजिए हमारे पास में बेंजीन है C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर भी हमने दो ग्रुप बना दिए हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस ग्रुप का प्लस आई होगा और किस ग्रुप का माइनस आई होगा। तो ऊपर वाला ग्रुप का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? sp मतलब, नीचे वाले ग्रुप का sp2 मतलब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऊपर वाला खींचेगा। तो ऊपर वाले ग्रुप का कौन सा हो जाएगा? नीचे वाले ग्रुप का। पहले बेंजीन का कौन सा था, अब कौन सा हो गया? तो दैट डिपेंड्स ऑन कि किस ग्रुप के साथ में कनेक्टेड। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब यहां पर जो रेफरेंस पॉइंट है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना गया है। हमने रेफरेंस किसका लिया है यहां पर? हाइड्रोजन का, है ना। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया है। जैसे जो आपके पास में ब्लू व्हेल होती है, उसका वेट किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है? हाथी के रेस्पेक्ट में। ये 30 हाथी होंगे तो एक ब्लू व्हेल के बराबर है ना। जैसे 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया? 1 मीटर के रेस्पेक्ट में। ये 1000 मीटर होंगे तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेल का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका अपन ने पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। और वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आती है वो दूसरे वाले सेल की मानी जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसकी कितनी बोलते हैं अपन? 0। क्या बोलते हैं उस सेल को? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इंडक्टिव इफेक्ट को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है? और हाइड्रोजन का कितना बोलते हैं अपन? 0। यहां हाइड्रोजन का मतलब क्या है? प्रोटियम। यहां हाइड्रोजन का मतलब क्या है? H। D और T नहीं है। D और T का मतलब समझते हैं? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। H का इफेक्ट कितना होता है? 0। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होंगे तो उनका इफेक्ट होता है प्लस आई। ठीक है। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किसको डिफाइन किया? अरे बोलो तो सही।
कितना माना गया उसका इंडक्टिव इफेक्ट? 0। कौन से हाइड्रोजन का? प्रोटियम का। ड्यूटेरियम होगा तो प्लस आई, ट्राइटियम होगा तो प्लस आई। ऐसा क्यों, वो भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटियम है मतलब हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम से ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए मेरे पास में HCl है और एक मेरे पास में DCl है। एक तो कौन है? DCl मतलब ड्यूटेरियम क्लोराइड, और एक क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव डैश और पार्शियल नेगेटिव डैश। आपसे पूछा जाए कि पार्शियल नेगेटिव डैश और पार्शियल नेगेटिव में ज़्यादा कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। प्लस आई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो ज़्यादा रिलीज करेगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इंडक्टिव इफेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है? वहाँ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? प्रोटियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस आई। ठीक है। हालांकि इतने एडवांस कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट ये जरूर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा? पेयर में। मतलब अगर कहीं पर प्लस आई है तो वहां पर माइनस आई भी होगा, और कहीं पर अगर माइनस आई है तो वहां पर प्लस आई भी होगा। सिर्फ एक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे यहां पर देख सकते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? क्लोरीन। कौन सा चार्ज? यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये जो ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस आई। और ये जो है उसका माइनस। ये क्लोरीन यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। और ये आपको दिख रही है कार्बन चेन। तो अगर कहीं पर प्लस आई है तो वहां पर माइनस आई भी होगा। दूसरी बात ये कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींच रहा है तो इसके ऊपर ये चार्ज आया। लेट्स सी इस चार्ज की वैल्यू माइनस में 0.1 गुलाम है, माइनस में 0.1 सी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.1 सी। और इसकी वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। समझ रहे हैं आप लोग? पॉजिटिव डबल, ये हमने बोला पॉजिटिव डेल्टा इन डेल्टा, मतलब डेल्टा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना है डेल्टा? 0.1। फिर से 0.1, कितना आएगा? 0.01। ज़्यादा कौन सा है दोनों में से?
0.1 क्या 0.01? ठीक है, तो टाइम के साथ साथ जो चार्ज जनरेट होगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये आगे और डिस्कस करेंगे, बट ये बात पता होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, पेयर में। चौथा पॉइंट देखिएगा, आफ्टर 4C मतलब आफ्टर 4 कार्बन्स इट नियरली बिकम्स 0। चार कार्बन के बाद में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नियरली कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, या उसका इफेक्ट अपन कंसिडर ही नहीं करते। चार कार्बन के बाद में कौन 0 हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, अब कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर हमने बात करी थी, यहां कितना चार्ज आया, माइनस में। पहले एक बार अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं चार्ज को, ये माइनस डेल्टा प्लस डेल प्लस डबल डेल्टा ट्रिपल टेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां बताइए कितना चार्ज लिखा अपन ने, माइनस में 0.1। तो यहां कितना लिखेंगे आप लोग, प्लस में 0.1। यहां कितना लिखा जाएगा, 0.01। यहां पर 0.001, यहां पर 001 और यहां पर 0.001। तो यहां जो चार्ज आ रहा है वो 0.1 है और यहां आ रहा है जो कितना है, 0.00001। तो इस चार्ज के कंपैरिजन में कितने गुना कम हो गया, 10,000 गुना कम हो गया। कुछ वैल्यू नहीं बची, इसके सामने इसकी कुछ वैल्यू बची क्या। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद में जो चार्ज आ रहा है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब लगभग क्या है वो, नेग्लिजिबल है। तो चार्ज, हमने क्या बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट का अल्टीमेट टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स को बताना। ठीक है, अब जो क्लोरीन से कनेक्टेड है उसके ऊपर कितना चार्ज आया, प्लस में 0.1। चार कार्बन के बाद जो कनेक्टेड है उस पर कितना चार्ज आया, प्लस में 0.00001। तो वो चार्ज कंसिडर करने लायक तक नहीं है। आप इतने से चार्ज वाले कार्बन को आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन भी नहीं कहेंगे, हल्का सा चार्ज है बिल्कुल। तो क्या बोल दिया उसको अपन ने, नियरली नेग्लिजिबल। इंडक्टिव इफेक्ट का अल्टीमेट टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच साइट को बताना। ठीक है ना, अब जो क्लोरीन से कनेक्टेड है उसके ऊपर कितने का चार्ज आया, प्लस में 0.1। और चार कार्बन के बाद कितना आ रहा है, क्या वो चार्ज बहुत कम है, क्या उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चार कार्बन के बाद में अपन इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर डेल्टा का मतलब 0.1 है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अपन, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब क्या समझे, पक्का। अरे 5 को लेट्स सी मेरे पास में 1 है, उसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं उसको ऐसे लिख दूँ 1 × 1/10, एक ही बात है क्या। तो मैंने बेसिकली क्या इसके मल्टीप्लाई से कुछ इम्पैक्ट आया, 1 × 1 कितना होगा, एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो डिवाइड बाई 10 हो रहा है। तो क्वांटिटी कम होगी कि बढ़ेगी, कम हो जाएगी। अगर मैं किस चीज को 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो चीज बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, पता है क्या बात सबको, क्यों कम होगी, क्योंकि वो 9 से मल्टीप्लाई तो हो रही है बट 10 से डिवाइड हो रही है।
समझ रहे हैं आप लोग? 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन डिवाइड किससे हो रही है? 10 से हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? ये वैसे केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट फिर भी बता दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं एक बार। तो बहुत बेसिक सी बात है जो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दैट आफ्टर 4 कार्बन्स इट बिकम्स नियरली 0। 4 कार्बन के बाद में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आप लोग, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ग्रुप्स विथ पॉजिटिव चार्ज, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे इंडक्टिव इफेक्ट में। ग्रुप्स विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये शो करते हैं एक्सट्रीमली हाई माइनस आई इफेक्ट। इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? कितनी वैलेंसी दिख रही नाइट्रोजन की? 4 कहाँ है? 3 ही तो है। हाँ, एक ये भी वैलेंसी है। टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए, 3 तो किसके साथ में बनाए, और एक जिस ग्रुप से कनेक्टेड है। अरे इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब पहले कनेक्ट तो होना चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि मेरी रस्सी खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा है, मैं किससे भी रस्सी खींच सकता हूं, और रस्सी किसी के हाथ में है ही नहीं। बॉन्ड होना जरूरी है। अगर बॉन्ड ही नहीं होगा तो आप इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, तो वो जो शो किया है ना, मतलब क्या, कार्बन चेन के साथ में कनेक्टेड है वो। जैसे कि ऐसे देख सकते हैं अपन एग्जांपल, मान लो कुछ ऐसा ग्रुप है, या कुछ ऐसी कंडीशन है, या कुछ ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जहां पॉजिटिव चार्ज है वही सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। ये खींचेगा और ये खींचेगा। जो खींच रहा है उसका कौन सा इफेक्ट, और जो रिलीज कर रहा है उसका, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो वो और भी ज्यादा क्या हो गए? समझ रहे हैं आप लोग? तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सब कुछ दाव पे लगा के भी किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को। उसको बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है, चाहे वो मर जाए। ठीक है ना? क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। बिना इलेक्ट्रॉन्स के उसका सर्वाइवल मुसीबत में पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इनका क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई। यस,
समझ रहे हैं आप लोग? नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या? अब खींचना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस है। तुमने मान लो एक साथ 10 गिलास पानी के पी लिए, अब भी तुम क्या पानी का गिलास की तरफ अट्रैक्ट होगे? अब तुम्हें क्या पानी की जरूरत है? नहीं, अब तो तुम खुद एक सोर्स हो। इट्स कॉमन सेंस। तो ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज, उनका क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई प्लस इफेक्ट। आगे चलें। जैसे कि ये आपके पास ग्रुप CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। नेगेटिव चार्ज क्यों आयन की ओर पता है सबको? कैसे आया? आराम से ऑक्टेट रूल को चेक करना है आपको। यहां ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? अच्छा, फ्लोरीन क्यों नहीं बनाया मैंने यहां पे? हाँ, यस, F माइनस कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता। अरे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बॉन्ड तो होना चाहिए किसी के साथ में। F माइनस आ गया, अब उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है? ऑक्टेट पूरा हो गया। तो किसको लिया मैंने? O माइनस को लिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। एक नेगेटिव है, कितने हो गए? क्या एक बॉन्ड बना सकता है क्या? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 5। एक नेगेटिव है, कितने हो गए? क्या 2 बॉन्ड बना सकता है? एक किससे बना रखा है? एक कार्बन चेन से बना लेगा। नहीं समझे? अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों के इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करो तो कर सकते हो? इफेक्ट कौन सा इनका, प्लस है कि माइनस है? माइनस ही होगा ना यार, नेगेटिव चार्ज। हाँ बोलो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? देना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेंगे। तो अब इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा होगा प्लस इफेक्ट? क्यों? यस, वो कार्बन है। आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर यस, क्योंकि कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इस नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन ऐसा है जो बिल्कुल खुश नहीं है? कार्बन। कौन ठीक ठाक खुश है? ऑक्सीजन के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपन तो चलता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये भी तक जितनी बातें बताई सब लोगों को क्लियर है क्या? ये क्लियर था सबको? दिस हाइड्रोजन का 0 होता है, ये क्लियर है। पेयर में एग्जिस्ट करता है, 4 के बाद में 0 होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस ही होगा और नेगेटिव है तो प्लस है। आगे देखिए कितने पॉइंट हो गए अपने? 7वां देखिए अब। इंडक्टिव इफेक्ट नेचर में एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब जुड़ सकता है। कई चीजें ऐसी होती है जो जुड़ सकती है कि नहीं है? जैसे मान लो 2 लोग हैं, अगर एक का वजन 50 किलो, एक का 60 किलो है, और अगर कंबाइन होंगे तो कितना होगा? और इंटेलिजेंस का लेवल हो सकता है कम हो जाए। IQ कभी आपस में जुड़ती है क्या? मतलब प्लस हो गई IQ, क्यों? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, उसका आप ऐड ही नहीं कर सकते। वजन, हाइट, अगर मान लो कहीं पर आम लगे हुए हैं 20 फीट ऊपर, तो 4-5 लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर आम तोड़ सकते हैं। तो हाइट क्या होगी नेचर में? एडिट, जुड़ सकती है। बुद्धि,
नहीं जुड़ सकती। वजन जुड़ सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 1 लीटर पानी है तो कितना होगा? 10 ml है तो फिर जल्दी गर्म कौन सा होता है? हंस क्यों रहे हो, बताओ, जवाब दो। क्यों? अमाउंट कम है तो वो फटाक से कहाँ पहुंच जाता है? 100 डिग्री पर। बॉयल कहाँ पर होगा? 1000 लीटर है तो कितने पे होगा? पता है सबको? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। 1 लीटर पानी का 100 है, 2 लीटर का कितना होगा? 200 डिग्री हो गया। मजा आ गया सर। हो सकता है क्या? क्यों नहीं जुड़ेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक का स्किन टोन जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्स, मतलब डार्क है थोड़ा सा, और दूसरे का लाइट है। दोनों साथ में आ गए, जुड़ गया। कॉम्प्लेक्शन विल बी कॉम्प्लेक्शन। नहीं, मान लो दो लोग हैं, एक की डाली लंबी है एक की छोटी है, दोनों साथ में आ गए। अब क्या हुआ? जुड़ गई डालियां आपस में। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपस में जुड़ सकती है और नहीं भी जुड़ सकती। समझ गए? इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? मतलब जुड़ सकता है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में जैम डाई हैलाइड है और एक ये है। मतलब हर एक चीज जो है वो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज जुड़ सकती है। एक के बाल छोटे हैं, एक गंजा है, तो अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या गंजे के बाल आ जाएंगे? नहीं आ सकते। अरे आ सकते हैं क्या? बताओ तो सही यार, सच तो बोलो। हाँ ठीक है। अरे गंजे के बाल आ सकते हैं क्या? क्या जुड़ सकते हैं? हाँ आ, तो तुम तो खैर चमत्कारी बाबा हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। बट नॉर्मली उनके कंबाइन होने से ऐसा काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर 2 चीजें हमारे पास में, एक तो है CH3CHClCl, एक CH3CH2F है, और एक और है, एक और ये है। ठीक है, यहां पर जो चार्ज आता है वो प्लस डेल्टा है, डेल्टा डैश है, और ये डबल डेल्टा डैश। कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों को? करो तो फिर क्या, किस बात का वेट कर रहे हो? सबसे ज्यादा कहां पर होगा? यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? और कोई है उसके अलावा? क्लोरीन भी है। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर आएगा? मान लेते हैं एक रामलाल है और रामलाल का वजन है 40 किलो और 2 श्यामलाल है 30-30 किलो के। कौन भारी है? एक रामलाल की 2 श्यामलाल? दिख रहे हैं कि 2 श्यामलाल? कहाँ दिख रहे हैं? तो वहां पर ज्यादा चार्ज जनरेट होगा। अरे समझ रहे हो? तुम रतनलाल निकले सारे के सारे। सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर आया बताओ? ये सबसे ज्यादा होगा। फिर पक्का पक्का। ये सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इस बात का प्रूफ है कि 2 क्लोरीन जब जुड़ेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखते हैं। तो यहां पर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है I1 से, ये खींच रहा है I2 से, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। IR इक्वल्स टू √I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 कॉस ऑफ थीटा। महामृत्युंजय जाप है ये। फिजिक्स में तो ये तो सिखाते हैं सबसे पहले, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2Q की। बहुत बढ़िया। कितने पॉइंट्स हो गए अपने?
7। अब आगे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। समझ में आ गया क्या सब लोगों को? ये नहीं आया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। ये दो चीजें हैं और इसकी रिएक्शन अपन OH माइनस से करवाते हैं, इसकी भी OH माइनस से करवाते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो R1 है और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। दोनों में से ज्यादा कौन होगी? तो R1 ज्यादा होगी किससे? क्योंकि R1 वाले केस में जो कार्बन है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा जनरेट हुआ है, क्योंकि वो कार्बन 2 क्लोरीन से कनेक्टेड है, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इन कंपेयर टू द कार्बन कनेक्टेड विद द फ्लोरीन। अरे समझ रहे हो क्या? आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन जनरल मतलब सामान्यतया, इन जनरल को हिंदी में बोलते हैं सामान्यतया। 7 पॉइंट हो गए अपने। इन जनरल मतलब सामान्यतया एल्किल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है। सामान्यतया जो आपके पास कौन से ग्रुप्स होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स, उनका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। सामान्यतया प्लस आई होता है। 9 पॉइंट देखो। बल्कियर द एल्काइल ग्रुप, बल्कियर द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब समझते हैं ना आप लोग? क्या क्या? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। बल्कियर द एल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट। बल्कि जितना ज्यादा होगा उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। बल्कि का मतलब समझते हैं आप लोग? एक जगह पर फैला हुआ, एक जगह पर फैला हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बल्कि। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक 7 फीट का इंसान 120 किलो का है, तो उसको क्या बोलेंगे? लार्ज, लार्ज बोलेंगे उसको। और एक 3 फीट का 120 किलो का है, अरे झाऊचुआ हो गया ना वो, तो एक ही जगह पे फैला हुआ रहेगा, तो वो क्या है? बल्कि है। मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। ऊपर वाले ग्रुप में कितने कार्बन है? नीचे वाले में? ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है? ब्यूटाइल ग्रुप है ना। इसका जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से बोलेंगे कि लार्ज ग्रुप है, जबकि जो नीचे वाला ग्रुप है ये बल्कि है। एक ही पॉइंट पर सारी चीजें कनेक्टेड है। डिफरेंस समझ रहे हैं? ऊपर वाले में कितने कार्बन थे? 4। नीचे वाले में? बल्कि कौन सा है? ऊपर वाला क्या है? लार्ज। समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास में ग्रुप कैसा है? बल्कि है, तो उसका प्लस इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा वो समझते हैं एक बार। बट नॉर्मली जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। और हाइड्रोजन का? ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, ये लार्ज ग्रुप है, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल लार्ज। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। और ये है टी ब्यूटाइल। टी मतलब, क्यों बोला इसको टर्सरी ब्यूटाइल? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है
वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 3 डिग्री है। तो क्या बोला इसको? टर्सरी। ब्यूटाइल क्यों बोला? टोटल कार्बन तो 4 ही है। अरे टोटल कितने हैं? लेकिन जिसकी वैलेंसी फ्री है वो कौन सा है? टर्सरी। ये कौन सा ग्रुप है? एन, मतलब नॉर्मल ब्यूटिल। अगर आप इसमें क्या लगाओगे दो हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो एन ब्यूटाइल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं? 4, और टर्सरी ब्यूटाइल में 4। ठीक है, चलिए। तो बल्कि ग्रुप कौन सा है इसमें से? टर्सरी ब्यूटाइल। चलिए, ये 3 कार्बोकेटाइंस है, ए, बी और सी। मान लो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर आग लगी हुई है ना, फायर है। और फायर को बुझाने के लिए क्या चाहिए आपको? है ना, फायर ब्रिगेड गाड़ी वाड़ी, उसमें जो भी है वो CO2 है या पानी है, जो भी है। मतलब CH2+ में किसकी डेफिशिएंसी है? इलेक्ट्रॉन्स की। अगर उसको स्टेबलाइज करना है तो किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन से ग्रुप करते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस साइड। आप मुझे बताइए कि कौन से कार्बोकेटाइन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पास में है, जबकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब देखना, एक बार समझना है इसको क्या हो रहा है। यहां पर ये CH2+ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, नहीं होंगे तो खींच लेगा खुद ही। अरे पॉजिटिव चार्ज है, तुम क्या कर लोगे बताओ? ये पहले उसको पूछेगा कि दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बोले नहीं दूंगा, फिर इसके चाटा पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। ये कुछ नहीं कर सकता इसका। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ कौन सा चार्ज आया? अब ये से पूछेगा, हाँ भाई क्या सीन है, हफ्ता वसूली का? बोलेगा नहीं दे रहा, तो फिर इसके चाटा पड़ेगा। अब जैसे ही इसके चाटा पड़ेगा तो पास वाले इसको फटाक से भेजेंगे। जब इसके चाटा पड़ गया तो हमारा तो फटाफट भेजो। आप समझ रहे हो डिफरेंस? ये तो टर्सरी था, जब इसके थप्पड़ बड़ी खींच के तो पास वालों ने भेज दिया, भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो ये सब भी इसको फटाफट से ट्रांसफर करना चालू करेंगे। जबकि यहाँ पर ये सीन नहीं है। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ ठीक है, चल पकड़ पकड़। अब जब इसके चाटा पड़ा है तो इनको तो अब तक ध्यान ही नहीं है। यहाँ तो फटाफट से ध्यान चल गया था क्योंकि तीनों चारों कहाँ थे? पास में ही थे। यहाँ इनको पता ही नहीं लगा कि वहाँ क्या हुआ है। आप समझ रहे हो? इतनी दूर तक आवाज ही नहीं गई कि मतलब वहाँ किसको थप्पड़ पड़ी, पहले नहीं पता। कोई बात नहीं, अब थप्पड़ धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगी। बोले हाँ भाई क्या सीन है? बोले क्या सीन है तू बता। बोले तेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे? चल ठीक है, पकड़ पकड़। फिर इसको पूछेगा, और जब यहाँ तक बात पूछेगी तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर, चल ठीक है पकड़। जबकि वहाँ जब थप्पड़ पड़ेगी तो इनको तो नींद आ रही होगी, तो सो रहे हैं आराम से। बोले ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ, जो भी हो रहा है होने दो, हमको मतलब नहीं है। तो आग की खबर फटाक से कहाँ पहुंचेगी? इस वाले बल्कि सिस्टम में, जहां पर डिस्टेंस, बल्कि होने का मतलब क्या है? कार्बन्स की मेन पोजीशन से मेन ग्रुप से डिस्टेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई फटाक से हो जाएगी। अरे बल्कि ने इसका मतलब समझ रहे हो? जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसकी बाकी कार्बन्स के साथ में डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। नहीं समझे? इसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट को खत्म कर दिया है। हर जगह अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम रखा है, 2 2 2। अब इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगी ये चीज जो मैं बोल रहा हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? देन सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप किसमें है? सबसे कम किसमें है? सी में।
तो रिवाइज करिए एक बार जितने पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका होगा? यस। देन उससे आगे पक्का? देन हाँ, फिर ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में अगर ये हो, मान लीजिए NO2 हो, फ्लोरीन हो और क्लोरीन हो, अब सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यों? हाँ, 2 रामलाल 1 श्यामलाल। समझ रहे हैं ना आप लोग? इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। तो अगर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक साथ हैं तो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा इफेक्टिव होगा। NO2 देन FNC, ऑर्डर ऑफ -i।